हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायो एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर है। इससे अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अगर इंपॉर्टेंट बात की करें कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि ब्लड होता क्या है, सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके अमाउंट के बारे में देखेंगे। फिर हम आरबीसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें हीमोग्लोबिन की बात करें, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है क्लॉट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, मेन पार्ट हार्ट होता है। हार्ट से फिर हमें वेन एंड कैपिलरीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे लास्ट में हम देखने वाले ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, एंड हमारे जो इससे रिलेटेड डिजीज जैसे कि हार्ट फेलियर क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, मजा आने वाला आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्लड होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि हमें ब्लड की जरूरत क्यों पड़ी, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अब सांस लिए, हमारे लंग्स में कहाँ पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंच गया। अब इस ऑक्सीजन को एक एक सेल के पास पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए। ये ऑक्सीजन अपने आप पे सेल के पास नहीं पहुंच जाएगा, तो इसको ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए सेल के पास क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। अब यही ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन अपने अंदर डिजॉल्व करता है, अपने अंदर रखता है और एक एक सेल के पास क्या पहुंचा देता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। हमारे स्टमक में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ। अब ये डाइजेस्टेड जो फूड है ये कहाँ पे ले जाना है, सेल के पास ले जाना है। अब सेल के पास कैसे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सारे सेल तो मौजूद नहीं है, तो और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन हर सेल के पास जाएगा, ये भी है। तो यहाँ क्या चाहिए, कोई एक चाहिए जो क्या करे, अपने अंदर रख के उस डाइजेस्टेड फूड को, उस कंपोनेंट को ब्लड हर सेल के पास ले जाए। तो उसके लिए आता है हमारा ब्लड, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यही क्या करता है कि हमारे जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, जैसे कि हम बात करें प्रोटीन की, विटामिन की, फैट की, इसको अपने अंदर रखता है और सेल के पास ले जाता है। सेल क्या करता है, उसका यूज करता है। इसलिए हमें क्या जरूरत होती है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइट टू ऑफ फॉर्मेशन टू साइट ऑफ रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड साइट ऑफ रिक्वायरमेंट, दोनों में क्या मतलब अंतर होता है। इसकी अगर हम बात करें, साइट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें, हमने क्या खाया, खाना खाया, खाने में क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया। अब ये कार्बोहाइड्रेट जाएगा, टूटेगा, डाइजेस्ट होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज में चला जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज में कहाँ कन्वर्ट हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अगर हम बात करें तो जेजुनम वाले पार्ट में कन्वर्ट हो गया, किसमें, ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज को हमें कहाँ ले जाना है, ले जाना सेल में, क्योंकि सेल ही क्या करेगा, इसका यूज करने वाला है, सेल को ही जरूरत है ग्लूकोज की। तो जो साइट ऑफ फॉर्मेशन हो क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन साइट ऑफ रिक्वायरमेंट कौन सा हो जाएगा, सेल हो जाएगा, जहां पे इसकी जरूरत होगी। तो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम साइट ऑफ फॉर्मेशन टू साइट ऑफ रिक्वायरमेंट किस चीज की जरूरत होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। दिस फंक्शन इज फुलफिल्ड बाय दी ब्लड एंड लिम्फ। एक किसके द्वारा फुलफिल होता है, ब्लड के द्वारा और लिम्फ के द्वारा। हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, 2 तरह के लिक्विड पाए जाते हैं। एक होता है ब्लड होता है, एक क्या होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ कम अमाउंट में होता है, लेकिन ब्लड क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। दोनों चीजों का काम होता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट का हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, मिनरल्स का, फैट का, इसका ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। गैसेस का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ले जाने का, एल्यूलाई से ऑक्सीजन को ले गए कहां, सेल के पास ले गए, सेल से CO2 को लिया और कहां पहुंच गए, एल्यूलाई के पास। तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब हुआ, हमारे ब्लड में क्या हुआ, हमारा जो सेल है, सेल ने क्या बनाया, अमोनिया बनाया, सेल ने अमोनिया बनाया, यूरिया बनाया, यूरिया बनाया, CO2 बनाया। ये सारे क्या मेटाबॉलिक वेस्ट तो हैं। बिलीरुबिन, बिलूवर्डिन, बिलूरुबिन, ब्लूवर्डिन, ये क्या है, एक तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो इनको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, लिम्फ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। हार्मोन्स,
हार्मोन्स को भी पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड में क्या होते हैं? हार्मोन्स आकर डिजॉल्व हो जाते हैं और ब्लड जहां पे जाता है, जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जाके ब्लड क्या कर देता है? इस हार्मोन को छोड़ देता है। वहां पे हार्मोन अपना क्या करने लगते हैं? एक्ट करने लगते हैं। और किस चीज की जरूरत? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी क्या होती है? ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होती है? सेल के पास जाते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसके पास कहाँ गया? उसके पास सेल ब्लड गया, वहां पे एंटीबॉडी को छोड़ दिया। उस एंटीबॉडी ने क्या किया? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक किया, उसको मार दिया। उस एंटीजन पे क्या किया? अटैक किया, मार दिया। तो इन चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या जरूरत होता है? एक फ्लूइड की जरूरत होती है, एक सिस्टम की जरूरत होती है, जिसको नाम दिया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड होता है एंड प्लाज्मा होता है। यही दोनों चीजें क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है या फिर वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आर टू टाइप, लिम्फ एंड ब्लड। जो हमारे वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लड एंड दूसरा होता है लिम्फ। वस्कुलर का मतलब होता है जो कि फ्लूइड हो, जो क्या कर सके? बह सके, इसको नाम देता है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। जब आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा होगा तो वहां पे आया होगा ब्लड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? इसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि लिक्विड होना चाहिए, दूसरा क्या होता है? फाइबर फ्री होता है। इसके अंदर कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको नाम देता है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर ना होने की वजह से क्या करते हैं? ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की अगर हम बात करें, साइट स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या नाम दिया है? हेमेटोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी आप याद कर सकते हैं, एक बार फास्ट रीडिंग लगा लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ब्लड के फॉर्मेशन को, स्टडी को क्या नाम दिया है? हेमेटोलॉजी। और ब्लड के फॉर्मेशन को नाम दिया है हीमोपोइसिस। क्या नाम दिया है? हीमोपोइसिस। और जो ऑर्गन बनाते हैं ब्लड को, उसको नाम दिया है हीमोपोइटिक ऑर्गन। हीमोपोइटिक ऑर्गन। जो ब्लड ऑर्गन क्या बनाते हैं? ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको नाम देता है हीमोपोइटिक ऑर्गन। जैसे कि रेड बोन मैरो। क्या? रेड बोन मैरो। अगर एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो में याल्क्स जो होता है वो ब्लड बनाने का काम करता है। तो स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीमोपोइसिक। और हीमोपोइटिक ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको नाम देता है हीमोपोइटिक ऑर्गन। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें, स्टडी करें कि ब्लड की अगर खास बात करें, उसमें भी किसकी? कलर। ब्लड का कलर कैसा होता है? ये रेड कलर का होता है, एकदम रेड नहीं होता, हल्का सा येलोइश रेड होता है। और अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच कितना होता है? 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ब्लड का पीएच कैसा होता है? ये 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ना तो एसिडिक होता है, ना तो पूरी तरीके से एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल के आसपास होता है। 7.4 यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। बाई वेट की अगर हम बात करें तो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट का ये क्या बनाता है? ब्लड बनाने का काम करता है। 7 to 8% क्या करता है? बॉडी वेट का कौन बनाता है? ब्लड बनाता है। और मैक्सिमम जो बनाता है बॉडी वेट का, वो क्या बनाते हैं? मसल्स बनाते हैं, मसल्स। उसके बाद क्या बनाते हैं? बोन्स बनाते हैं, बॉडी वेट। फिर आता है हमारा ब्लड। सबसे ज्यादा बॉडी वेट कौन गेन करता है? मसल्स की वजह से होता है, फिर बोन्स की वजह से होता है, उसके बाद 7 to 8% किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो वॉल्यूम में 5 to 6 लीटर किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है। एंड 4 to 5 लीटर किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि मेल के अंदर क्या होता है? नॉर्मली ब्लड है हमेशा ही ज्यादा होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ब्लड कम होता है। क्यों होता है? इसका एक रीजन भी है, क्योंकि जो फीमेल होती है, हर फीमेल के अंदर क्या होता है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने में 50 to 100 ml की ब्लड क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब 50 to 100 ml ब्लड हमेशा हर महीने लॉस हो रहा है, तो उनका अमाउंट क्या हो जाता है? हमेशा कम ही रहता है। कितना होता है वुमेन के अंदर? 4 to 5 लीटर होता है। और अगर बात करें मैन के अंदर तो कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है। नेक्स्ट आता है, ब्लड इज ए फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ये फाल्स कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? सेल हैव नो पावर ऑफ डिवीजन।
जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन हो, तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ऐसा नहीं कर सकता। ब्लड के अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसीलिए इसको नाम दिया है ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। मैट्रिक्स डिवाइड ऑफ फाइबर, जो मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नॉट सिक्रेटेड बाय ब्लड सेल्स। क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स होते हैं ब्लड इज नॉट सिक्रेटेड बाय, वो क्या होते हैं, ब्लड के द्वारा सिक्रेट नहीं होते, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इसको केवल एक बार आप रीडिंग लगाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो हैं कि मेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली ब्लड का अमाउंट ज्यादा होता है, कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, 4 to 5 लीटर होता है। बॉडी वेट का 7 to 8% बनाता है, और ब्लड जो होता है एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ये 3 पॉइंट इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट है। मैं जिस स्लाइड में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको क्या कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा, ताकि आप उसको क्या करें, ज्यादा ज्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करें, हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हमें नॉर्मल ब्लड को डालेंगे, होल ब्लड को डालेंगे। अब इस नॉर्मल ब्लड को डालेंगे, इसका क्या कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है, मान लेंगे क्या है, पूरा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, ब्लड को निकाला, ब्लड को डाल दिया। अब इसको बहुत तेजी से घुमाएंगे। जब भी कोई चीज घुमाया जाता तो आपको पता है कि उसके अंदर जो सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। जैसा कि किसके में होता है, हमारे मिल्क और क्रीम को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, सेम वही प्रोसेस होता है। उसमें भी क्या होता है, क्रीम को अलग कर दिया जाता है और जो मट्ठा बचता है वो अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में जब कोई चीज नचाई जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। सेम इसमें भी ऐसा होता है। अब इसका हम क्या कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉलिड पार्ट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो क्या कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ऊपर क्या हो जाता है, रह जाता है। तो अगर हम बात करें ब्लड की कंपोजिशन की, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर 55% प्लाज्मा आता है। कितना, 55% प्लाज्मा आता है। 55% प्लाज्मा आता है। अब इस 55% प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। 90% वाटर प्रेजेंट है, और 10% क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन में भी अगर हम बात करें कौन कौन से, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजन, ये क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें NaCl की बात करें, और HClO3- की बात करें, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि हम बात करें अमोनिया की, यूरिया की, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात हुई किसकी, प्लाज्मा की बात। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर प्रेजेंट है। 50 अगर मान लें 100% क्या है, ब्लड है। इस 100% ब्लड में भी 55% क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। अब 55% का 90% वाटर और 10% में प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड हार्मोन से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45% होते हैं। इस 45% में भी क्या होते हैं, 1 से 2% क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, WBC प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड प्लेटलेट से क्या होते हैं, 1 से 2% प्रेजेंट होते हैं, और 98 to 99% क्या होते हैं, इरेथ्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं। इरेथ्रोसाइट या फिर इसी को नाम दिया जाता है RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स। 45% का 90 से 98 से 99% क्या होता है, RBC होता है, और 1 से 2% में क्या होते हैं, हमारे WBC भी प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट और प्लेटलेट्स, ये सारे 1 से 2% में प्रेजेंट होते हैं। तो एक समझ में आया, इसको एक जगह नोट कर लें कि 55% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। 45% में भी 98 से लेकर 99% तक RBC होती है। 1 से 2% में WBC, प्लेटलेट्स एंड ग्रेनुलोसाइट जितने भी सेल होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। एक किसके कंपोजिशन की बात हो गई, ब्लड के कंपोजिशन की बात। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा की अगर हम बात करें, प्लाज्मा में भी जो 90% क्या हमारा H2O है, 90% क्या है, H2O है।
और 8 से 10% क्या है, सॉलिड पार्ट। क्या है, 8 से 10% सॉलिड पार्ट। अब इस 8 से 10% सॉलिड पार्ट में भी क्या क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक पार्ट है और कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है। इसको एक बार आपको रीडिंग ले लेनी है, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन कभी रेयर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन जो मेनली पूछे जाते हैं वो केवल इसी पार्ट से पूछे जाते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन कितना होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है। 45% क्या होते हैं, फॉर्मेट एलिमेंट होते हैं और 55% प्लाज्मा होते हैं। उसके बाद नहीं पूछता। उसमें भी अगर पूछ लेता कभी कभी 90% क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम पता है 45% में सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है। अगर हम बात करें और ऑर्गेनिक पार्ट में, 3 ऑर्गेनिक पार्ट में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आयंस। आयंस में भी अगर हम बात करें, पोटेशियम प्लस सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 क्लोराइड, कैल्शियम प्लस 2 SCO3 माइनस, इस तरह के क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं। साल्ट की अगर हम बात करें, NaCl मैक्सिमम में प्रेजेंट होता है, KCl MgCl2 NaSCO3, इस तरह के क्या होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं। और गैसेस लाइक ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस डिजॉल्व होते हैं। ये हो गए इनऑर्गेनिक पार्ट की। अगर ऑर्गेनिक पार्ट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर जैसे कि अमोनिया हो गया और यूरिया, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। हार्मोन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक पार्ट हो गए। तो इन पार्ट को आपको ध्यान रखना है, केवल 2 चीजों को मेनली ध्यान रखना है कि प्लाज्मा का कंपोजिशन कितना है, 55% है। कितना है, 55% किसका, टोटल ब्लड का, और 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्लाज्मा में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एल्बुमिन की बात करें, एल्बुमिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है एल्बुमिन। इसकी अगर हम बात करें, ये होता है 4% स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और ये क्या काम करता है, मेंटेन BOCP। BOCP का मतलब होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एल्बुमिन करता है। ग्लोबिन की अगर हम बात करें, कितना होता है, 2% होता है, 2 to 2.5%। ये क्या काम करता है, अल्फा हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ कापर के, कापर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंड बीटा क्या काम करता है, ए ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को। और गामा करता है एक्ट एज ए एंटीबॉडी। इसके 3 पार्ट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ग्लोबिन के 3 पार्ट, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन कापर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बीटा ग्लोबुलिन आयरन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड गामा ग्लोबुलिन किसमें करता है, एक तरह का एंटीबॉडी होता है। यहां से पूछा जाता है कि गामा ग्लोबुलिन क्या है, एंटीबॉडी है, और क्या काम करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। जो प्रोथाम्बिन एंड फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉट, ये ब्लड के क्लॉट में हेल्प करते हैं। ये कितना होता है, प्रोथाम्बिन का अमाउंट है, देखिए 0.3% होता है। फाइब्रिनोजन भी क्या होता है, 0.3% होता है। हेल्प इन दी ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड के क्लॉटिंग। जब हम ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आएगी प्रोथाम्बिन कैसे रिएक्शन करता है एंड फाइब्रिनोजन कैसे रिएक्शन करता है। यहाँ पे एक आपको पॉइंट याद रखना है, अगर पूछा जाए एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो कितना होता है, तो कितना होता है, 4/2, 2:1 के रेशियो में एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछा जाए गामा ग्लोबुलिन क्या होता है, ये एक्ट है ये इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन एक क्या है, एंटीबॉडी है। यही एक एंटीबॉडी होती है जो कि कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, एंटी कोगुलेंट लाइक द हेपेरिन एंड डिफेंस कंपाउंड लाइक द लाइसोजाइम, प्रोटीन एंड हार्मोन्स, विटामिन सी। क्या होता है, जो प्लाज्मा होते हैं वो भी बहुत सारी चीजों को कंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें, क्या करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे प्रोटीन को एब्जॉर्ब करते हैं, विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल्स, इन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें यूरिया की, कैरेटिनिन की, अमोनिया की, इस तरह के क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी रखते हैं। और एंटीकोगुलेंट है, जैसे कि हेपेरिन को ये रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मल आरबीसी की, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें कितना होता है, 80 से 100 mg
पर 100 ml होता है। नॉर्मल अगर हम बात करें ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की तो कितना होता है 150 से 260 mg पर 100 ml होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है कहाँ पे डिपॉजिट होने लगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ये क्या हो जाएगा डिपॉजिट होने लगेगा। नॉर्मल अगर हम बात करें यूरिया लेवल की तो जो नॉर्मल यूरिया लेवल होता है वो 17 to 30 mg पर 100 ml होता है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा कि यूरिया कहाँ पे आना स्टार्ट कर देगा, ये यूरिन के अंदर स्टार्ट आना शुरू कर देगा। तो अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की कितना होता है 80 से 100 mg पर 100 ml है। अगर इससे ज्यादा हो गया फास्टिंग के समय यानी कि खाली पेट तो क्या हो जाएगा, क्या होता है कहा जाता है नॉर्मल की शुगर हो गया है, उनको क्या है डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज कैसे होता है उसकी बात हम आगे और डिटेल में करेंगे। If the blood urea level comes more than 40 mg per 100 ml, then this condition is called uremia। क्या नाम दिया था है uremia। In this, in which RBC become the irregular, inshaped and called burst cell and destroy in spleen। क्या हो जाता है कि अगर इससे ज्यादा हो गया तो जो आरबीसी का शेप हो जाता है नॉर्मल आरबीसी कुछ है इस तरीके से दिखती है, ये क्या हो गई नॉर्मल आरबीसी हो गई। अगर इसके अंदर क्या हो गया कि यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, अब यूरिया का अमाउंट जैसे ही ज्यादा हो जाएगा ये क्या करने लगेगा कुछ है इस तरीके से दिखने लगेगी। अब जैसे ये इस तरीके से दिखने लगी हमारी जो स्प्लीन है, स्प्लीन को पता कि नॉर्मल आरबीसी ऐसी होती है, ये इस तरह का है। तो ये आरबीसी जो हमारे स्प्लीन है वो सोचेगा ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, इसको तुरंत क्या करेगा मार देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए जो स्प्लीन होता है इसी को नाम दिया था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी को यहाँ पे मारा जाता है, ब्लड को क्या किया जाता है क्लीन किया जाता है। आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड कार्प सेल। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन द ब्लड। क्या होता है ये सबसे ज्यादा होता है फॉर्मेड एलिमेंट में। फॉर्मेड एलिमेंट में भी कितना 98 to 99% क्या होते हैं आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी कहाँ मैच्योर होते हैं, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी आर डिस्क लाइक बाइकॉन्केव सर्कुलर एंड इनन्यूक्लिएटेड। जो हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है मैमेलियन आरबीसी होती है, इन मैमेलियन आरबीसी की अगर शेप की बात करें तो कैसी होती है ये डिस्क लाइक होती है। बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव का मतलब दोनों तरफ से हल्का चिपटा होता है इस तरीके से बाइकॉन्केव होता है, और सर्कुलर होता है। इनन्यूक्लिएटेड, एक यहाँ पे टर्म आया है इनन्यूक्लिएटेड। इनन्यूक्लिएटेड, इनन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट, क्या होते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्या चाहिए हीमोग्लोबिन चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा जगह को घेरेगा, जगह को ऑक्युपाई करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियस जो क्या होता है न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है मैच्योर कंडीशन में। प्री मैच्योर कंडीशन में क्या होता है न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जैसे आरबीसी मैच्योर होती है उसके अंदर से न्यूक्लियस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, हट जाता है, और उस न्यूक्लियस की क्या हो जाते हैं बहुत सारे हीमोग्लोबिन आके बैठ जाते हैं। आरबीसी की अगर हम बात करें बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीज सरफेस एरिया। ऐसा क्यों होता है कि बाइकॉन्केव की वजह से जो सरफेस एरिया होता है जब बढ़ जाता है, और ये क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कंटेन करने का काम करता है। आरबीसी काउंट की बात करें तो मेल के अंदर होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर होता है 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूब। फीमेल में हमेशा ही क्या होता है ब्लड का अमाउंट कम होता है, चाहे हम बात करें काउंट की बात कर ले चाहे वॉल्यूम की बात कर ले। वॉल्यूम भी क्या होता है 4 to 5 लीटर होता है, और यहाँ पे काउंट की बात करें तो कितना होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब होता है। न्यूबॉर्न बेबी की अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है सबसे ज्यादा आरबीसी का काउंट होता है कितना 6.8 mm पर मिलियन क्यूब। क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। क्यों? वो उसका एफिशिएंट इम्यून इतना एफिशिएंट नहीं है कि ज्यादा क्या कर सके कि वो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से बाइंड हो सके, उतने ज्यादा सांस नहीं ले सकता, इसलिए उसके अंदर क्या होता है आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है। ऐसे ही जो लोग पहाड़ों पर आते हैं उनके अंदर भी क्या होता है आरबीसी का काउंट जनरली ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा आरबीसी चाहिए, तो ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है तो ज्यादा आरबीसी रहेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन से बाइंड हो पाएगी। तो ये आरबीसी का काउंट हो गया। जनरली कितना होता है 4.5 to 5.5 मेल के अंदर होता है, 4.5 to 5 फीमेल के अंदर होता है।
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ द बाइकॉन्केव शेप ऑफ मोर हीमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन द मैच्योर आरबीसी। किसकी वजह से? न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से और बाइकॉन्केव शेप की वजह से क्या होता है, ज्यादा यहाँ पे हीमोग्लोबिन फिल्ड हो सकते हैं। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, कैमल्स एंड लामा दो ऐसे मैमल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, बाइकॉन्वेक्स आरबीसी होता है एंड ओवल इन शेप होता है। क्या होता है? बाइकॉन्वेक्स और ओवल इन शेप होता है। इन मैच्योर आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट, सो endoskeleton is composed of a structural protein network called stromin which is spongy cytoskeleton। क्या होता है कि इसके अंदर इसको जो होता है एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर एक स्पॉन्जी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आसानी से मूव कर सकता है। अगर मान लें क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर, आरबीसी मान लें सॉलिड हो गए, तो क्या आसानी से मूव कर पाएगी? नहीं मूव कर पाएगी। अब इसके जो होता है आरबीसी का स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है कि स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया, दब गया, आसानी से मूव कर गया। जहां प्रेशर कम है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फूल गया। तो इस तरीके से आसानी से मूव कर सकता है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर की वजह से। ड्यू टू द स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन RBC से 7.5 माइक्रोमीटर कैन पास थ्रू द इनलेट डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज 5 माइक्रोमीटर। इसकी वजह से क्या होता है, ये पतली से भी पतली कैपिलरी से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ये होता है आरबीसी का फीचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी कॉल्ड डोमेन्स मेम्ब्रेन एंड इट इज हाईली परमेबल टू सम आयंस लाइक Cl- CO3- आयन एंड इम्परमेबल टू Na+K+ आयन। जो आरबीसी होता है, इसके आरबीसी के सरफेस पे ये क्या हो गया, आरबीसी का सरफेस है, बाइकॉन्केव शेप की आरबीसी है। इस आरबीसी के सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत सारे पंप लगे होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन के लिए परमिएबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये Cl- के लिए परमिएबल है या CO3- के लिए परमिएबल है, लेकिन ये इम्परमिएबल किसके लिए है, ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल है, पोटेशियम के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है, डोनेंस फिनोमेना। क्या नाम दिया जाता है, डोनेंस फिनोमेना। इन मैच्योर आरबीसी अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी आर एब्सेंट। क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि हम बात करें ईआर की बात कर लें, गोल्गी बॉडी की बात कर लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, ये सारे भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब बात आती है कि अगर ये सारे न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, जितने सेल ऑर्गेनेल ये भी एब्सेंट है, तो आरबीसी जीवित कैसे रहती है? आरबीसी जीवित इस तरीके से रहती है कि आरबीसी के अंदर मान रहे हैं, आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, 120 दिन। अब 120 दिन के लिए क्या होता है, ये खाना बना के पहले रख लेता है। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस क्या होता है कि आरबीसी के अंदर जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी चीज की आवश्यकता होती है उसके लाइफ स्पैन के लिए, वो बन जाता है। और जैसे ही क्या होता है, मैच्योर होता है, सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब ये जो बनी है उसका यूज धीरे धीरे 120 दिन तक करता रहता है। जैसे ये खत्म हो जाता है, आरबीसी क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसीलिए आरबीसी क्या होती है, एक निश्चित लाइफ स्पैन होती है। ड्यू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन आरबीसी। क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से यहाँ क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन आरबीसी क्रेब्स साइकिल एब्सेंट बट ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस। क्या होता है, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होता रहता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोनेंस फिनोमेना क्या होता है कि आरबीसी की सरफेस पे बहुत सारे पंप पाए जाते हैं। ये पंप क्या कहते हैं, कुछ आयन के लिए परमिएबल होते हैं, कुछ के लिए इम्परमिएबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेगेटिव आयंस लाइक Cl- या CO3- के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, लेकिन Na+ के लिए और Na+ के लिए K+ के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर दो क्या होते हैं, दो तरह के यहाँ पे चेन पाए जाते हैं। 2 अल्फा चेन पाया जाता है, 2 बीटा चेन पाया जाता है। 2 अल्फा एंड 2 बीटा मिला के क्या बनाते हैं कि मैच्योर स्ट्रक्चर बनाते हैं हीमोग्लोबिन का है। इन ईच आरबीसी 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हीम
प्लस ग्लोबुलिन, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम क्या है? ए आयरन है और ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। इसके अंदर 4 चेन पाए जाते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। यही चारों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बात करें एक आरबीसी के अंदर 26.5 है करोड़ हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल पाया जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम है। हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड क्या होता है? प्रेजेंट होता है 12 से 16 ग्राम। इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। किसका किसका बना होता है? हीम 5% होता है और ग्लोबुलिन 95% प्रोटीन पार्ट होता है। हीम का मतलब होता है आयरन। यहाँ की इसके अंदर क्या होते हैं? आयरन भी प्रेजेंट होते हैं। हीम आयरन एंड पोरफायरिन इज हीमोग्लोबिन आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe+2 फेरस +2 के फॉर्म में क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलिन क्या होता है? ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है? 4, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। पॉलीपेप्टाइड चेन आर 4 टाइप। कौन कौन से? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 140 अमीनो एसिड एंड बीटा क्या होता है? इसके अंदर 146 अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेप ऑफ आरबीसी की, आरबीसी की शेप की बात करें, साइज ये इसमें क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर 7.5 माइक्रोमीटर का होता है। आरबीसी की साइज कितनी होती है? 7.5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आरबीसी की अगर हम बात करें तो क्या होता है? एम्फियोमिना किसके अंदर होता है? एम्फीबिया का क्लास है, उसका कितना होता है? 75 से 80 माइक्रोमीटर होता है। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें मस्क डियर के अंदर होता है कितना? 2.5 माइक्रोमीटर की आरबीसी प्रेजेंट होती है। चेंज इन दी साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी कॉल्ड एमनियोस्टोसिस। क्या नाम दिया है? एमनियोस्टोसिस नाम दिया है। 1% आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड डेली। क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने आरबीसी प्रेजेंट है उसका 1% आरबीसी क्या हो जाता है? रोज मर जाता है और उतना ही क्या होता है? बन जाता है। बट इन द सेम नंबर न्यू आरबीसी आर इंटर्ड इन द ब्लड। क्या होते हैं? मान लें आज 10 आरबीसी मरे तो 10 आरबीसी क्या नए बन के क्या आ जाते हैं? ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो जो नंबर होता है एक कांस्टेंट आता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है? जब आरबीसी का नंबर बहुत तेजी से कम होने लगता है उस टर्म को नाम देता है एनीमिया। जैसे कि हम बात करें डेंगू के केस में, डेंगू के केस में क्या होता है? आरबीसी को कंटिन्यूअस डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वहां पे आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ब्लड बैंक ऑफ ए बॉडी। स्प्लीन जो होता है एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है ब्लड के। हमारे जो स्टमक है, स्टमक के लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, छोटा सा बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसी के अंदर जितने भी आरबीसी को मारा जाता है इसी स्प्लीन के अंदर मारा जाता है। और इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 300 ml क्या होते हैं? ब्लड स्टोर होते हैं इस स्प्लीन के अंदर। तो ये अगर हम क्या करें कि इससे ब्लड को चाहिए तो ये 300 ml ब्लड क्या कर सकता है? ये दे सकता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी के शेप में क्या हो जाता है? चेंज होता है। क्यों होता है? अगर हम बात करें इसको एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल शेप में रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर इसको हम क्या करें? हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि वाटर जो होगा इसके अंदर इंटर करेगा। जैसे वाटर इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? ये ब्रस्ट हो जाएगा। अगर इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखे तो क्या हो जाएगा? ये श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के मतलब क्या हुआ कि बाहर नमक ज्यादा है, नमक का कंसंट्रेशन और अंदर कम है, तो ये अंदर से पानी बाहर निकाल लेगा तो ये आरबीसी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। 0.8 to 1% ऑफ NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक फॉर द आरबीसी। क्या होता है? जो हमें ब्लड चढ़ाते हैं, जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज में क्या होता है? 0.8 to 0.1% क्या होता है कि ये आइसोटोनिक होता है आरबीसी के, इसीलिए हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को चढ़ाते हैं। ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है 0.8 से 1% क्या होता है? इक्वल होता है। ग्लूकोज 0.5% WI सोल्यूशन इन आइसोटोनिक क्या होता है? ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 0.5% WI वेट होता है।
इन रेस्टिंग एंड स्लो फ्लोइंग ब्लड द आरबीसी फॉर्म पाइल्स कॉल्ड रिलैक्स एंड एडरिंग टुगेदर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। क्या होता है, आरबीसी स्लो फ्लो होने की वजह से क्या करते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, इसको नाम देता है एडरिंग। द माइन्यूट पार्ट्स ऑफ है डिस इंटीग्रेटेड आरबीसी कार्पसेल्स नोन एज हीमोकोनिया, क्या नाम देता है, हीमोकोनिया नाम देता है। क्लोरोलेशन ऑफ द ग्रीन कलर्ड आयरन कंटेनिंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट किसकी वजह से होता है, सब एनलेट्स के अंदर होता है। एंड हीमोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग द रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्रूस्टेसी फैमिली। प्रॉन्स के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी का कलर होता है ये ग्रीन कलर में होता है क्रूस्टेसी फैमिली के अंदर। जैसे कि हम बात करें किसके अंदर, एनलेट्स के अंदर, उसके अंदर जो आरबीसी का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रूस्टेसी फैमिली के अंदर कैसा होता है, वो क्या होता है, कॉपर को कंटेन करने का काम करता है। ये हमारा डिस्कस हुआ आरबीसी के बारे में, किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में एंड हार्ट के बारे में। ये आज हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बायोलॉजी विद रुद्र आपको रोज इसी तरीके से नए टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा। हम रोज एक नए चैप्टर को कवर करते हैं 1 शॉर्ट वीडियो में, साथ ही हमें कवर करते हैं लाइव वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 20 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको भी हमें कवर करते हैं शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें, जिससे क्या हो कि ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।